चलिए ध्यान दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोग को बताएंगे कि हवा सीधे चलती है। हवा जब सीधे चलती है तो लेकिन हवा मुड़ने का क्या कारण है? हवा जब सीधा जाती है तो हवा मुड़ क्यों जाती है? तो आपको समझा देना है कि पृथ्वी इतना स्पीड से घूम रही है कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण हवा की दिशा मुड़ जाती है। बस उसी प्रकार से आप भी मुड़ रहे हैं। जनरल कंपटीशन की स्पीड बहुत ज्यादा चल रहा है, दायां बायां होते रहिएगा, इसलिए वैसा मुड़िए ताकि सीधा आप डायरेक्ट नौकरी में जाइएगा। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवा दाईं और बाईं मुड़ जाती है। देखिए कैसे मुड़ता है, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण हवा दाईं बाईं मुड़ती है ना। अब हम लोग चलते हैं कि हवा दाईं और बाईं क्यों मुड़ती है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, जीरो डिग्री लाइन है ना। और 0 डिग्री लाइन के आप इधर आइएगा तो इधर आप जा रहे हैं तो समझ जाइए हम नॉर्थ जा रहे हैं, यानी उत्तर जा रहे हैं। और 0 डिग्री से इधर आ रहे हैं तो आप समझिए आप दक्षिण जा रहे हैं। ठीक है, तो इधर नॉर्थ और इधर साउथ। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं उत्तर और इधर दक्षिण। अब ध्यान दीजिएगा कि ये पूरा गोला है, पूरा गोला है और गोला के बीच में एक लाइन गया है, तो इनको 0 डिग्री लाइन माने। और 0 डिग्री से जो लाइन उधर है, उत्तर जा रही है, उसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और जो 0 डिग्री से दक्षिण गया इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। यानी गोलार्ध का मतलब ये पूरा गोला है, लेकिन इसको अगर हम बीच में बांट देते हैं तो आधा आधा हो जाता। तो आधा गोला चल गया उत्तर, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध, आधा गया दक्षिण, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध। तो गोलार्ध समझ में आया। जो 0 डिग्री से उत्तर जा रही है तो ये यहां से यहां तक जो गोला बन रहा है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे बन रहा है इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो गोलार्ध को हम लोग 2 भागों में बांटे, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब समझिएगा, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध समझ में आ गया। अब समझिए, ये उत्तर है यानी नॉर्थ है, और इधर क्या है? साउथ। तब जब हवा पृथ्वी पर टकराती है, क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन बहुत स्पीड है, पृथ्वी का स्पीड इतना है कि इसी स्पीड के कारण हवा सीधा जाती है, लेकिन इसके स्पीड के कारण मुड़ जाती है। जिस तरह से आप देखेंगे पंखा को घूरते हुए, जब पंखा घूमती है तो एक सिक्का फेंकिएगा तो सिक्का दायां या बायां मुड़ जाती है। तो एक वैज्ञानिक का नाम है कॉरियोलिस वैज्ञानिक। तो अब ध्यान दीजिएगा, एक वैज्ञानिक का नाम है कॉरियोलिस, और यही वैज्ञानिक का नाम है कॉरियोलिस वैज्ञानिक। कॉरियोलिस वैज्ञानिक है, इसने एक बल दिया, कॉरियोलिस बल। इसी बल के कारण टकरा के देखा कि अगर हवा उत्तरी गोलार्ध में सीधा चल रही है, देखो ये हवा उत्तरी गोलार्ध में सीधा चल रही, तो जब हवा उत्तरी गोलार्ध में सीधा जा रही है तो समझ लीजिए हवा सीधा जाएगी तो उत्तरी गोलार्ध में हवा किधर मुड़ जाएगी? अपनी दाईं ओर मुड़ जाएगी। समझ आ रहा है? तो उत्तरी गोलार्ध में हवा अपनी दाईं ओर जा रही है। बोलो समझ में आ रहा है? उत्तरी गोलार्ध में हवा अपनी दाईं ओर, और जब हवा दक्षिण गोलार्ध से चलती है तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवा अपनी किधर मुड़ जाती है? बाईं ओर मुड़ जाती है, बाईं ओर मुड़ जाती है। एकदम समझ में आ रहा है? तो उत्तरी गोलार्ध में हवा अपनी दाईं ओर, हवा अपनी दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में हवा अपनी बाईं ओर। 21 बल के कारण मुड़ती है? कॉरियोलिस बल के कारण। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो ग्लोब देख रहे हैं आप, इस ग्लोब में अगर देखिएगा
तो हम एक लाइन खींचे, ठीक है, ये एकदम 0 डिग्री लाइन गया, कितना डिग्री गया 0 डिग्री। तो 0 डिग्री जो लाइन गया तो इसके पृथ्वी के एकदम बीचों बीच लाइन खींची, और ये लेटा हुआ लाइन है, लेटा हुआ, इसीलिए इसके बोलते हैं लेटीट्यूड। और ये से जो लेटा हुआ लाइन है इसी का नाम है अक्षांश। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अक्षांश बोलते हैं। एकदम समझ में आया? लेटा हुआ लाइन को क्या बोलते हैं? अक्षांश। तो 0 से एक लाइन इधर लेटा हुआ है, अब समझिएगा लेटा हुआ लाइन क्या क्या बोलते हैं? अक्षांश। अब समझिए कि 0 डिग्री यहां हम बनाएंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक। समकोण में यहां बन रहा है 90 डिग्री, मान लो 90 डिग्री इधर बना, इधर भी हम बनाएंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। एकदम समझ में आ रहा है? तो यहां समझना कि इसका सेंटर यहां है, केंद्र यहां है। तो केंद्र से जब 1 डिग्री, ये जो 1 डिग्री आप देख रहे हैं, इस बिंदु को अगर हम मिलाएंगे तो कोई ना कोई कोण बनेगा। 1 डिग्री का कोण बना, बना कि नहीं बना? जब इस सेंटर से 1 डिग्री को मिलाएंगे तो 1 डिग्री का कोण बना। इसी तरह से अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये 2 डिग्री का कोण बनेगा, और इसको हम बनाएंगे तो इसी तरह से 3 डिग्री बनेगा। और इस तरह से 1 2 3 टारके एकदम कहां तक पहुंचेंगे हम लोग? 90 डिग्री तक। अब इधर बताइए 90 तक, इधर 91 नहीं होगा। अब देखिए इधर भी 1 डिग्री का कोण बनेगा, इधर भी अगर हम कोण बनाते हैं तो इधर भी 2 डिग्री का कोण बनेगा, इधर भी 3 डिग्री का कोण बनेगा। तो कोई ना कोई कोण बन रहा है इसमें। तो जो कोण हम बना रहे हैं, सेंटर से जिस बिंदु को हम कोण बना रहे हैं, ऐसे को हम लोग बोलते हैं अक्षांशीय, अक्षांशीय कोण। क्या बोलते हैं? अक्षांशीय कोण बोलते हैं, या इसको बोलते हैं अक्षांशीय बिंदु। तब क्वेश्चन पूछेगा अगर बताइए अक्षांशीय कोण या अक्षांशीय बिंदु की संख्या कितनी है, तो जोड़ लीजिए, यहां से 0 से जोड़िए, इधर 90 और इधर 90, 180 आनी, और एक ये आनी 181। तो अगर पूछ दिया आपसे कि अक्षांशीय कोण की संख्या कितनी हुई, तब मारिएगा 181 अक्षांशीय कोण है। लेकिन अगर यही चीज आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो अक्षांश रेखा एक अलग बात है। अब रेखा किसे बोलते हैं तो समझिए, ये 1 डिग्री कोण यहां है और 1 डिग्री यहां बन रहा है, तो ये दोनों कोण को आप मिला दीजिए। तो इनको हम मिला दिए ऐसे, तो 1 से 1 मिल गया, यही हुआ अक्षांश रेखा। यही क्या हुआ? अक्षांश रेखा। 2 से 2 मिलाइए, ये हो गया अक्षांश रेखा। 3 से 3 मिलाइए, यही हुआ अक्षांश रेखा। तो अगर आपसे पूछेगा इस तरह से सारा चीज मिलेगा, लेकिन 90 और कहीं है, तो 90 और कहीं नहीं है, तो 90 मिल नहीं रहा है। तो एक 90 इधर कट गया और एक 90 इधर कट गया, तो 90 और 90 यानी एक यहाँ कटा और एक यहाँ, 2 माइनस हुआ, यानी कुल अक्षांशीय कोण 181 था। अब 2 को माइनस करना होगा इसमें आपको, तो 2 माइनस कीजिएगा तो बचेगा 179। यही 179 है अक्षांश रेखा की संख्या, अक्षांश रेखा की संख्या। अब बताइए आपसे पूछेगा कि अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, तो आप बताइएगा 179, और अक्षांशीय कोण की संख्या कितनी है? 181। बिल्कुल समझ में आ गया? तो आपको समझ में आ गया कि अक्षांशीय कोण या बिंदु की संख्या 181 है और अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है? 179। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, चलिए अब हम लोग चलेंगे। अब ध्यान दीजिए कि ये 1 डिग्री अक्षांश, इधर भी 1 डिग्री, और ये 1 डिग्री और 1 डिग्री अगर दोनों को हम लोग मिला दिए तो एक वृत्त बन गया। वृत्त बन गया कि नहीं? इसी तरह से अगर हम लोग चलेंगे 2 डिग्री और 2 डिग्री, अब इसको आप मिलाइएगा तो ये भी एक वृत्त बना। इसी तरह से 3 डिग्री और 3 डिग्री, इसी तरह से मिलाइएगा तो एक वृत्त बना। और इस तरह से जो वृत्त बनेगा, और इसी वृत्त कितना वृत्त बनेगा? 179 वृत्त बनेगा। इसको हम लोग अक्षांशीय वृत्त भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये सब चीज कॉन्सेप्ट वाला चीज है, इसको हम लोग अक्षांशीय वृत्त कहते हैं। और इस तरह से वृत्त आपका कितना बनेगा? 179। सिर्फ आपका 90 और कहीं नहीं है, तो ये 90 गलत हो जाएगा, और इधर वाला 90 1 और 1 2 माइनस हो जाएगा। इसीलिए अक्षांशीय वृत्तों की संख्या 179, लेकिन अक्षांश का कोणीय एक 181 यानी 181। अक्षांशीय का कोणीय कितना होता है? कोणीय बिंदु 181।
तो आपको समझ में आ गया। अक्षांशीय वृत्त बोलिए, अक्षांशीय रेखा बोलिए, इसकी संख्या कितना है 179 है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। चलिए आगे अब हम लोग चलते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि चलो ध्यान दो, अब ध्यान दीजिए। ठीक है, इसमें यहां जो हम लाइन खींचे ये 0 डिग्री हुआ। कितना डिग्री हुआ? 0 डिग्री। और यहां जो हम लोग खींचे ये हुआ 23.5 डिग्री। कितना डिग्री हुआ? ये 23.5 डिग्री हुआ। और फिर यहां से हम लोग खींचे तो ये होगा 23.5 डिग्री। अब बताइए 23.5 डिग्री का ये जो वृत्त बन रहा है इसी का नाम है कर्क रेखा। इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। और ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसीलिए कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है। अब 23.5 नीचे है, इसीलिए इसको बोलते हैं मकर रेखा। कौन रेखा बोलते हैं? मकर रेखा। अब कर्क रेखा और मकर रेखा आपको समझ में आया। कर्क ऊपर और मकर नीचे, और बीच में है विषुवत रेखा। और बीच में कौन है? विषुवत रेखा। तो समझिएगा इसी का नाम है विषुवत रेखा। कौन रेखा? ये विषुवत रेखा है। तो अगर हम आपसे पूछें कि जो सूर्य है, मान लो ये सूर्य है ना, और सूर्य का जो लाइट है वो सीधा चमकता कहाँ है? तो बताइए सूर्य का जो प्रकाश है, जैसे ये सूर्य का प्रकाश है ना, ये सीधा कहाँ चमकेगा? ध्यान दीजिएगा, सूर्य का प्रकाश है, और सूर्य का प्रकाश जो है वो सीधा लंबवत यानी एकदम डायरेक्ट कहाँ पड़ रहा है? विषुवत रेखा में। जब सूर्य का प्रकाश सीधा विषुवत रेखा में जब पड़ रहा है तो यह क्षेत्र क्या होगा? गर्म हो जाएगा। तो ये क्षेत्र पूरा गर्म होगा, क्योंकि यहाँ तापमान ज्यादा बढ़ जाएगा। और तापमान जब ज्यादा बढ़ेगा तो ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? तापमान बढ़ने के कारण, जब तापमान अधिक बढ़ जाता है तो आप समझिएगा कि तापमान अधिक बढ़ने के कारण ये वाला पूरा जो क्षेत्र है यह क्षेत्र पूरा गर्म रहेगा। तापमान बढ़ने के कारण यह क्षेत्र पूरा गर्म हो जाएगा। इसीलिए ये पूरा कर्क से लेकर मकर के बीच, कर्क से लेकर मकर के बीच जितना भी यह क्षेत्र है, इसी क्षेत्र का नाम रहेगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसी को हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय का क्षेत्र बोलेंगे। उष्ण मतलब गर्मी, यानी उष्ण कटिबंध इसको बोलते हैं। तो जहां सूर्य डायरेक्ट लंबवत पड़ती है वह क्षेत्र पूरा गर्म रहता है, इसीलिए ये पूरा इलाका रहता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। लेकिन जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, तो समझिए जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है तिरछा मारती है। तो ध्यान दीजिए, सूर्य का प्रकाश यहां से अब तिरछा कहां मार रही है? ये ध्रुव पर मारेगी। तो सूर्य का प्रकाश अगर तिरछा मारेगी ध्रुव पर, है ना, सूर्य का प्रकाश तिरछा कहां मारेगी? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी 90 डिग्री। और 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। यहां भी ध्रुव, यहां भी ध्रुव। अब बताइए ये ध्रुव में एकदम सीधा नहीं चमक के एकदम तिरछा जाती है, हल्का लाइट होता है। इसीलिए ये पूरा जो क्षेत्र होता है यह क्षेत्र पूरा ठंडा होता है और यह क्षेत्र पूरा बर्फीला होता है। इसीलिए ठंडा क्षेत्र या बर्फीला क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध बोलते हैं। यहाँ खाली बर्फ जमा रहता है और बहुत सारा ठंडी रहती है, इसीलिए यह क्षेत्र कहलाएगा शीत कटिबंध। और जहां सूर्य एकदम चमकता है वह क्षेत्र कहलाएगा उष्ण कटिबंध। तो आपको समझ में आया? शीत कटिबंध 90 डिग्री और उष्ण कटिबंध 0 डिग्री। तो 90 डिग्री से शीत कटिबंध और उष्ण कटिबंध 90 डिग्री, ये आपको समझ में आ गया। 23.5 कर्क रेखा। अब समझिए, आपसे पूछेगा बताइए भारत कहाँ है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में? समझ गए, भारत तो आपका यहाँ है, ये है भारत। तो भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। समझ आ रहा है कि नहीं? आप बताइए, आपसे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ तो आपको समझ में एक चीज आ गया कि 0 डिग्री है विषुवत रेखा, यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए यहाँ तापमान ज्यादा रहता है। और तापमान यहाँ अधिक होने के कारण गर्मी ज्यादा है, और जहाँ ज्यादा गर्मी वहाँ अधिक वर्षा, तो यहाँ भयानक वर्षा होती है। यह क्षेत्र में पूरा पानी 200+ सेंटीमीटर वर्षा होती है, और यहाँ लंबे लंबे पेड़ पाए जाते हैं।
लंबे लंबे पेड़, पत्तियां चौड़ी होती है, यहाँ पूरा घनघोर जंगल रहता है, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। ऐसे जंगलों को हम लोग बोलते हैं सदाबहार जंगल। सदाबहार जंगल जहाँ 200 प्लस सेंटीमीटर बारिश होती है, और ये 200 प्लस सेंटीमीटर बारिश इसी क्षेत्र में होती है। इसीलिए यहाँ आपको मिलेगा लंबा लंबा पेड़, चाय की खेती, कॉफी की खेती, रबड़ की खेती, देवदार, साइकस, ये सब ये इलाका में मिलेगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। एकदम समझ में आया। इधर देखिएगा तो शीत कटिबंधीय क्षेत्र में आपको मिलेगा लाइकेन, कवक, शैवाल, ये सब इधर मिलेगा। तो आपको इस समझ में आ गया है ना। अब समझिए सूर्य अधिक से अधिक कहां तक जाती है, तो सूर्य अधिक से अधिक कहां से कहां तक चमकती है। चलिए इस क्षेत्र को हम लोग चलते हैं कि सूर्य अधिक से अधिक कहां चमकती है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, ये 0 डिग्री लाइन है, इसको बोलते हैं हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग 23.5 डिग्री, क्या बोलते हैं इसको बताइए, कर्क रेखा। चलिए इसको क्या बोलते हैं बताइए, 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं मकर रेखा। ये आपको समझ में आया, ये विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। सूर्य जो है वो 21 जून, कितना जून बोले यहाँ बताइए, 21 जून को, ठीक है। तो ध्यान देना है, सूर्य 21 जून को, सूर्य 21 जून को और 22 दिसंबर, 21 जून 22 दिसंबर, तो याद रखिएगा 22 दिसंबर, 22 दिसंबर और 23 मार्च, कितना मार्च, 23 मार्च। अब ध्यान दीजिए हम क्या बोले, हम ये बात बोल रहे हैं कि सूर्य अधिक से अधिक कहां तक जाती है, तो सूर्य अधिक से अधिक कर्क रेखा तक और नीचे कहां तक, मकर रेखा तक। अब समझिए 23 मार्च को सूर्य, ध्यान दीजिएगा 23 मार्च को जो सूर्य है वो लंबवत चमकती है। यहाँ सूर्य है, ये सूर्य 23 मार्च को कहाँ रहती है, तो सूर्य 23 मार्च को कहाँ रहती है, तो देख लिए सूर्य 23 मार्च को रहती है कौन रेखा में, विषुवत रेखा में। तो विषुवत रेखा पूरा गर्म रहता है 23 मार्च को, लेकिन धीरे धीरे जो सूर्य है ना, धीरे धीरे सूर्य 23 मार्च के बाद, देखिए मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल आता है, तो मार्च के बाद सूर्य अप्रैल में थोड़ा ऊपर जाती है, तो यहाँ चमक रहा है, तो ये अप्रैल महीना हुआ। अप्रैल में सूर्य कहाँ जाती है, तो अप्रैल में सूर्य थोड़ा ऊपर, और मई में थोड़ा और ऊपर जाएगी, मई में थोड़ा और ऊपर जाएगी सूर्य, मई में थोड़ा और ऊपर, और जून में सूर्य यहाँ पहुँचेगी, जून में। तो जून में सूर्य किस रेखा में लंबवत पड़ रही है, तो यही है जून। अब समझ लीजिए कि जून 21 जून को सूर्य कहाँ चमक रही है, कर्क रेखा में। तो कर्क रेखा में जब 21 जून को कर्क रेखा में सूर्य चमकती है, तो ये पूरा कर्क रेखा क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो 21 जून को कर्क रेखा गर्म होती है, इसीलिए 21 जून को जब पूरा कर्क रेखा गर्म होती है, और इसी कर्क रेखा में हमारा भारत है। कर्क रेखा में क्या है, भारत, और भारत का राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब जो देख रहे हैं ये पूरा गर्म क्षेत्र रहता है। इसीलिए 21 जून को राजस्थान का रेगिस्तान पूरा गर्म रहता है। और हम आपको कल बताएं कि गर्म क्षेत्र के कारण वहां लो प्रेशर का बेल्ट बना रहता है। इसीलिए लो प्रेशर का बेल्ट बनने के लिए हवा हिंद महासागर से उठती है, नमी उठा के और चढ़ती राजस्थान की ओर, और केरल में पहली बारिश कराती है। तो इसका कॉन्सेप्ट हम अलग से देंगे। अभी यहां समझ गए कि पूरा कर्क रेखा गर्म कब रहता है, 21 जून को, और पूरा विषुवत रेखा गर्म कब होता है, मार्च को। एकदम समझ में आया। तो देखिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 महीना का गैप है। तो अभी तक सूर्य यहाँ गया जून में। अब आपसे पूछेंगे जुलाई, तो जुलाई में आगे बढ़ेगा, तो बताइए जुलाई में सूर्य यहाँ आ गया, अगस्त में यहाँ, सितंबर में यहाँ, ऐसा होगा नहीं, इधर सूर्य नहीं जाती है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। इसके बाद सूर्य ऊपर नहीं जाती है, जून के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इधर नहीं, तो इधर पूरा बर्फ पिघलने जाएगा, इस तरफ बर्फ पिघल जाएगा। और आप समझ लिए कि संकट कितना हो जाएगा तो बर्फ पिघलने से। इसीलिए गलत कॉन्सेप्ट है, सूर्य इधर नहीं जा सकती है अधिक से अधिक कर्क रेखा में, और नीचे मार्च से शुरू हुआ तो मार्च में यहाँ, अप्रैल में कुछ दूर में, फिर मई में, फिर जून में। अब आइए जून के बाद अब सूर्य लौटेगी नीचे, तो अब सूर्य आ रहा है जून के बाद
जून के बाद आइए नीचे, तो जून के बाद अब सूर्य आ रहा है, जून के बाद देखिए जून है, यहाँ है सूर्य, अब इसके नीचे आइएगा तो जुलाई, जुलाई में सूर्य नीचे आया, अगस्त थोड़ा नीचे आया और सूर्य आ गया सितंबर। तो समझिएगा 22 मार्च को ऊपर चढ़ रही है और 22 सितंबर को फिर से सूर्य नीचे उतरा, तो सितंबर में इधर से अब सूर्य लाइट मार रही है, किस रेखा में, विषुवत रेखा में। तो 22 सितंबर और 23 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा में जब लंबवत मारती है तो यही 2 दिन और रात इस क्षेत्र में बराबर होती है। तो 23 मार्च और 22 सितंबर को जब सूर्य विषुवत रेखा में चमकती है तो यहाँ दिन और रात क्या होती है, तो इसीलिए बोला जाता है यहाँ दिन और रात बराबर होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा अगर आपसे कि बताइए दिन रात बराबर कब होती है, तो आप बताइएगा दिन और रात बराबर होती है 23 मार्च और 22 सितंबर को। एकदम समझ में आ गया। अब धीरे धीरे 22 दिसंबर को सूर्य, सितंबर के बाद हो गया अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर और नवंबर के बाद दिसंबर, और दिसंबर में सूर्य कहाँ पहुंच जाती है, तो ये मकर रेखा में सूर्य पहुंचती है दिसंबर को। आप बताइए सूर्य जब मकर रेखा में दिसंबर को पहुंचती है तो सूर्य इधर है तो पूरा गर्म इधर, इसीलिए सूर्य जब इधर है तो इधर गर्म लगेगा और इधर ठंडा। तो दिसंबर महीना और जनवरी महीना में देखिएगा उत्तरी गोलार्ध में ठंडी और दक्षिणी गोलार्ध में गर्म, दक्षिणी गोलार्ध में गर्म और उत्तरी गोलार्ध में ठंडी। चलिए आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जय हिंद।